हेलो दोस्तों, कैसे हो? मज़े में। तो हम डायरेक्ट अब पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि बातें होती रहेंगी। जिस यात्रा पे निकले थे उसको आगे तो बढ़ाना है ही। तो हम कल भारतीय इतिहास 12th हिस्ट्री में फर्स्ट भारतीय इतिहास के कुछ विषय फर्स्ट बुक को हमने स्टार्ट किया था, जिसका पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया, हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। फिर हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था कल, वो था राजा नगर किसान। यानी कि कल हमने डिटेल से समझा था कि राजा, किसान और नगर प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। जैसे हम थोड़ा सा पीछे बैक चलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने पढ़ा था 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का पढ़ना है हमें इसमें। और हड़प्पा का कार्यकाल था 2600 से 1900। तो इनके मध्य 600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के मध्य एक काल आता है वैदिक काल, जो हमने पढ़ा था। क्योंकि बीच में जो गैप है या जो काल है वो था वैदिक काल। फिर कुछ छोटे मोटे राजवंश आते हैं। वैदिक काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक काल के बारे में हमें साक्ष्य मिलते हैं। और उसके बाद में जो हमारा चैप्टर है कि किसान, राजा, किसान और नगर। तो वैदिक काल उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले, गण, जिनको हम कह सकते हैं जन, इनका विकास हो चुका था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ थी कि लोहे की खोज हो गई थी, जिससे तरह तरह के हथियार बनने लगे, एक दूसरे में होड़ मचने लग गई। तो फिर आगे हमने इस जो काल था प्रारंभिक 600 ईसा पूर्व से लेकर 600, तो इसकी हमने विशेषताएं देखी कि एक तो इसमें नगरों का निर्माण होने लगा, दूसरा सिक्के बनने लगे, लोहे का यूज होने लग गया, जो मतलब वैदिक काल और हड़प्पा में नहीं था, उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था। तो ये सब विशेषताएं हमने कल देखी थी। फिर हमने जो साक्ष्य थे भाई इस काल के बारे में हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य अभिलेख हैं, जो हमने कल डिटेल से पढ़ा था कि जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर कठोरतम या खुदे हुए हो, वो साक्ष्य हैं। फिर हमने देखा था कि प्रिंसेप और प्रियदर्शी, उसके बारे में हम देखा कि जेम्स ट्रीफेंस ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी, उसका अर्थ समझाया। फिर उसके बाद में भारतीय शोध को नई दिशा मिली और भारतीय और यूरोपियन ने मिलकर विभिन्न जो अभिलेख थे या फिर वंशावली थी, उन सब को समेटकर कुछ नया लिखने का प्रयास किया। फिर हम उससे आगे देखते हैं कि फिर अब हम देखते हैं कि प्रारंभिक राज्य, यानी कि पहले जो जन थे, जन का अर्थ हमने समझा था कि जनपद, जन यानी लोग, कबीला या जनजाति, और
जनपद, पद का मतलब पाँव, जहाँ उन्होंने पाँव रखा वही जनपद। तो जनपद को कहीं कहीं कबीला भी बोला जाता है। तो पहले छोटे छोटे जनपदों में विभक्त था, बहुत से जनपद थे। जो शक्तिशाली था वो कमज़ोर पे अधिकार कर लेता था। उसके बाद में जनपद महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे। क्यों? क्योंकि जो शक्तिशाली था वो जनपद या कबीलों को अपने में शामिल किया। तो इस तरह 16 महाजनपद, प्रारंभ में 16 महाजनपद महत्वपूर्ण थे या बने, और मगध उनमें सबसे महत्वपूर्ण था। अब देखते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल था, जो हमने देखा कि कैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन काल था। क्योंकि इसमें लोहे का यूज होने लग गया, नगरों का निर्माण होने लग गया, नगरों के चारों तरफ किलेबंदी होने लग गई। कुछ शासक राजा दो सेना रखने लग गए, कुछ स्थायी रखते थे, कुछ अस्थायी रखते थे। तो इस तरह ये काल परिवर्तनकारी काल था। इस काल में सिक्के का चलन हुआ। तो हमें इसके बारे में जानकारी के बहुत से स्रोत प्राप्त हुए। इस काल में आरंभ प्राय मतलब राज्यों का निर्माण हुआ, जो महाजनपद थे, नगरों का विकास हुआ, लोहे का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सिक्कों का विकास हुआ। यह सिक्के हर काल में हर राजा ने अपने नाम से कुछ सिक्के जारी करवाए। वो सोने, चांदी, तांबे किसी के भी हो सकते थे। अब इसके बाद में परिवर्तन काल कैसे हुआ? क्योंकि जो कुछ वैदिक धर्म में, यानी कि हमें समझना है कि जैन और बौद्ध का उद्भव कोई अलग से नहीं हुआ। कुछ सनातन धर्म में कुरीतियाँ आ गई थी, ध्यान से समझना, कुछ सनातन धर्म में कुरीतियाँ आ गई थी। इस वजह से जैन, बौद्ध और अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, जो ये परिवर्तनकारी काल में ही हुआ था। बौद्ध, अब हमें ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रारंभिक 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों या मेरे छोटे भाई बहनों, प्रारंभिक 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध और जैन जिनके आरंभिक ग्रंथ थे उनमें, यानी कि जैन बौद्ध यहाँ स्पेशल दे रखा है, जैन और बौद्ध के आरंभिक ग्रंथ थे, उनमें 16 महाजनपदों के बारे में, आरंभिक 16 महाजनपदों के बारे में आरंभिक हमें ज्ञात होता है। अब हम जैन और बौद्ध धर्म हम अध्याय 4 में देखेंगे। वहाँ पर स्पष्ट होगा कि कौन से ग्रंथ में इनका उल्लेख मिलता है। और फिर हम जो महाजनपद थे के नामों की सूची इन ग्रंथों में भिन्न भिन्न मिलती है। यानी कि जो ग्रंथ उस टाइम के ग्रंथ थे उनमें भी नामों की, जो महाजनपद काल के नाम थे उनकी सूची अलग अलग मिलती है। अब उनमें से कुछ समान थे, जैसे वज्जी, याद रखना, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवनति। ये जो नाम थे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवनति, ये मतलब प्राय नाम सेम हर ग्रंथ में मिलते थे। तो ये उस टाइम के सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद थे। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि प्रारंभिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद थे, तो आपकी बुक में डायरेक्ट दे रखा है कि ये थे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवनति। ठीक है, क्लियर? फिर देखते हैं कि ये जो महाजनपद बने, क्योंकि कई जनपदों से मिलकर महाजनपद बने थे, तो अधिकांश महाजनपद थे उनमें राजा का शासन था। यानी कि अधिकांशतः लगभग में राजा का शासन था। लेकिन
कुछ थे जिनमें गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों, मतलब कुछ गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध थे, और उनमें जो गण और संघ थे, ध्यान रखना, गण और संघ, प्राय अधिकांश में तो राजा का शासन था, लेकिन कुछ में गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य थे, जिनमें एक शासन नहीं होता था, समूह के लोग शासन करते थे और सभी को राजा बोला जाता था, या प्रत्येक को सामूहिक रूप से राजा कहा जाता था। तो पहली चीज़ तो ये देखो कि अधिकांश में, महाजनपद में अधिकांश में राजा का शासन था। दूसरा, कुछ ऐसे भी थे जो संघ या गण के नाम से प्रसिद्ध राज्य थे, जिनमें एक व्यक्ति का शासन न होकर समूह का शासन था, और उन सभी समूह के लोगों को राजा से संबोधन किया जाता था। अब एक उदाहरण दे रखा है, उसको हमें समझना है। वज्जी, यानी कि उससे पहले एक चीज़ और है कि जो जैन के महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के महावीर महात्मा बुद्ध, ये इन्हीं का संबंध भी गणों से ही या संघों से संबंधित थे। ये भी अध्याय 4 में हम अध्ययन करेंगे किस संघ से थे। तो समझ में आया, कुछ में राजा था, कुछ में गण या संघ में सामूहिक लोगों का शासन था। अब एक चीज़ है कि जैसे वज्जी संघ, वज्जी एक क्या था, संघ था। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा या गण और सामूहिक नियंत्रण रहता था। यानी कि वज्जी को एक उदाहरण के रूप में पेश किया गया है कि इसमें जो राज्य की भूमि थी, आर्थिक स्रोत पर राजा गण जो समूह था उसका नियंत्रण रहता था। तो यहाँ ध्यान देने वाले है कि कुछ में जो आमदनी के स्रोत थे उन पे राजा का अधिकार था। फिर है एक विशेषता थी, प्रत्येक महाजन की राजधानी थी। अगला पॉइंट क्या है, प्रत्येक महाजन की राजधानी थी, और राजधानी को किले से या किलेबंदी की गई। उसकी किलेबंदी का प्रचलन हो गया कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक महाजनपद की जो राजधानी थी वो किलेबंद होने लगी। फिर है किलेबंदी राजधानियों, मतलब जो किलेबंदी की गई थी, फिर राजधानियों के रख रखाव के लिए सेना और नौकरशाही भी महत्वपूर्ण थी। तो इनके लिए भी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी। यानी कि जैसे उस टाइम में जो राज्य या महाजनपद सेना और नौकरशाही रख रखाव के लिए रखता था, तो उसके लिए आर्थिक स्रोतों की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्म ग्रंथों की रचना शुरू कर दी। तो ये भी एक मेन पॉइंट है कि ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ की रचना कब शुरू की थी, 600 ईसा पूर्व में। इसमें जो ब्राह्मणों ने जो नियम निर्धारित किए, ये शासक के लिए और आमजन के लिए नियम निर्धारित थे। इनमें और अपेक्षा की जाती थी कि क्षेत्रीय वर्ण शासक होगा, और शासक का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर लेना और भेंट वसूल करना था। तो हमने अब इसमें ये बेसिक चीज़ है कि ब्राह्मणों ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्षेत्रीय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, यानी कि ये चीज़ समाज में आ चुकी थी। तो राजा किस वर्ग का था, अपेक्षा की जाती थी कि क्षेत्रीय वर्ग का ही राजा होगा।
जिसका काम कर वसूल करना है किसानों से, शिल्पकारों से, व्यापारियों से और भेंट वसूल करना है। मतलब वो राजा था तो राजा को राजा के सभी प्रमुख कार्य जिसमें प्रजा की रक्षा करना भी होता था। दूसरा, संपत्ति जुटाने का अधिकार था, जिसमें वे पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना था। और मतलब बाद में परिस्थिति चेंज होते होते धीरे धीरे कुछ महाजनपद इतने शक्तिशाली हो गए कि स्थायी सेना रखने लग गए, स्थायी नौकरशाही रखने लग गए। और जो बाकी महाजनपद थे जो इतने शक्तिशाली नहीं थे, वो प्राय अस्थायी सेना रखते थे। मतलब जरूरत पड़ी उस टाइम में काम में ले लिया। तो अस्थायी सेना में खासकर कौन होते थे? प्राय किसान वर्ग। तो ये चीज़ ये ध्यान रखना कि ये तो जो धीरे धीरे कुछ राज्यों ने मतलब सेना रखना या नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया, लेकिन बाकी जो राज्य थे उन्होंने सेना अस्थायी तौर पर सेना का गठन किया जाता था। जब ज़रूरत होती थी उस टाइम में सेना का गठन होता था। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस वर्ग के लोग ज़्यादा सम्मिलित होते थे, तो वो था किसान वर्ग के लोग। तो ये था महाजनपद का शुरुआती विवरण कि कैसे महाजनपद का विकास हुआ, जनपद बने। अब एक सीक्वेंस देखो दोस्तों, जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। आज गर्मी है, लाइट भी गई हुई है, इसलिए पसीना आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। पहले हड़प्पा, फिर वैदिक सभ्यता आई, उसके बाद में वैदिक सभ्यता के बाद में उत्तर वैदिक काल आया, जो वैदिक सभ्यता का एंडिंग काल था। उसके उत्तर वैदिक काल में ही जन और कबीलों का गठन शुरू हो गया था। जो शक्तिशाली होता था वो जन का मुखिया हो जाता था। तो धीरे धीरे वो इतने शक्तिशाली होते गए कि जो शक्तिशाली जन था या कबीला था, उसने आसपास के जन और कबीलों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह धीरे धीरे लास्ट में सिर्फ 16 महाजनपद उन जनपदों से या कबीलों से मिलकर फिर 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ। और इनके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जैन और बौद्ध के प्रारंभिक ग्रंथों में। जो प्रारंभिक ग्रंथ थे उनमें इनके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। और फिर आती है 16 महाजनपदों की सूची, प्रारंभिक 16 महाजनपदों की सूची। फिर बाद में तो धीरे धीरे एक दूसरे पर अधिकार करते चले गए और लास्ट में एक शक्तिशाली महाजनपद था मगध, वो ही बचा। तो इस चीज़ से हमें एक बेसिक ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने तैयार कर लिए। कल और आज वाली क्लास में हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, क्योंकि हमने हड़प्पा के बाद में जो घटनाक्रम हुआ 600 ईसा पूर्व तक, 1900 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के बीच का जो घटनाक्रम था, वैदिक सभ्यता आ गई, वैदिक काल आ गया, उत्तर वैदिक काल आ गया, जन कबीलों का निर्माण हुआ, फिर लोहे का आविष्कार। तो हमने एक थ्योरी, अभी तक हमने एक प्रस्तावना बनाई है भाई। जो मैन जो राजा, किसान और नगर, तो इनका तो अब स्टार्टिंग होगा। ये तो एक प्रस्तावना थी जो हमें तैयार करनी है। हमें अभिलेख के बारे में समझा, इनमें के साक्ष्य जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, सिक्के थे, अभिलेख थे, कुछ ग्रंथ भी थे। तो अब हमारा ये हमने आज और कल में एक बेस तैयार किया है। मतलब किसी के बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था। अब हमारा कल से स्टार्ट होगा महाजनपद। तो एक मैप दे रखा है, उस मैप को अच्छी तरह देखना।
उसमें 16 महाजनपदों की सूची दी गई है और वहीं से फिर आगे मगध इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो पढ़ाया है उसको ध्यान रखना। ये हर क्वेश्चन जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन आ गया तो उसमें तो ये प्रस्तावना हमें देनी ही पड़ेगी। और तो 2, 4, 5 हैं मोटे मोटे पॉइंट इसमें, तो वो ध्यान में रखना। बाकी की क्लास अब कल होगी और जल्दी हम लाइव रूबरू होंगे। ओके, धन्यवाद।